हेलो गाइस, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 7 को, दैट इज पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। मतलब प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कौन पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, एक्ट को पढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा सा जनरल वे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो एक्ट कहता है अ पर्सन इज एबल टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल तभी होगा अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाता है। तो कौन कौन सी होंगी? पहली कंडीशन है ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एंड ही मस्ट हैव द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके पास में प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, दैट मीन्स ऑनरशिप होनी चाहिए। और अगर वो ऑनर नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऑथोराइज डीलर है या एजेंट है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो ऑथोराइज होना चाहिए। अब इस एक्ट में ये जो वर्ड यूज होता है ट्रांसफर वर्ड से हमारा मतलब होगा कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है वो या तो सेल की फॉर्म में हो सकता है, मॉर्गेज की फॉर्म में हो सकता है, लीज की फॉर्म में हो सकता है, गिफ्ट की फॉर्म में हो सकता है, या एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकता है। वैसे तो ये एक्ट के अंदर पूरा अपना अपना चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सेल से हमारा मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे पर्सन को और उसके बदले में कुछ पैसा उससे ले लेता है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो ओनरशिप के साथ में हुआ है, तो ये होगी हमारी सेल। मॉर्गेज के केस में क्या होता है, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन के पास में गिरवी रख देता है और उसके बदले कुछ पैसा उससे उधार ले लेता है, और जब तक वो पैसा वापस नहीं लौटाता है तब तक प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल पोजीशन होगा वो क्रेडिटर के पास में ही होगा, यानी जिस पर्सन ने लोन दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे वो केवल प्रॉपर्टी के पोजीशन का ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तीसरी फॉर्म होती है ट्रांसफर की लीज या रेंट। इसमें प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर किसी थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और उसके बदले में जो ऑनर है उस पर्सन से कुछ पैसा ले लेता है। ये हो जाता है लीज। नेक्स्ट फॉर्म होती है गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला पर्सन है वो उसको विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर करता है। विदाउट कंसीडरेशन का मतलब वो उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, कुछ लेता नहीं है। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से हमारा मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ पोजीशन एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट फॉर्म होती है एक्सचेंज भी सेल की तरह ही होती है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि सेल में पर्सन जब अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है उसके बदले में कुछ पैसा ले रहा है। एक्सचेंज के केस में वो पैसा नहीं लेता, उसके बदले में कोई और प्रॉपर्टी को ले लेता है। अब यहाँ पे हमने जो चीज डिस्कस की थी कि पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होगा इसको बताता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होगा हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को अचीव कर चुका है, हु इज ऑफ साउंड माइंडेड, जो कि साउंड माइंडेड है। एंड थर्ड थिंग इज द ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, वो किसी लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। पहली चीज थी कि वो पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर चुका हो। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी इसको भी डिफाइन करता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 कहता है कि हर वो पर्सन जिसकी एज 18 या 18 से अबव है वो एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर चुका है।
यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा केस बनता है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है कोर्ट ने। अब कोर्ट कब गार्जियन अपॉइंट करता है? तो गाइस कोर्ट उस केस में गार्जियन अपॉइंट करता है प्रॉपर्टी का जब प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए कोई एडल्ट मेंबर प्रेजेंट नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो सिर्फ एक माइनर है। उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको बेटर वे में मैनेज किया जा सके, इसके लिए कोर्ट एक गार्जियन को अपॉइंट करता है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके लिए कोर्ट ने गार्जियन को अपॉइंट किया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को डील किया जाएगा गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट के थ्रू। और ये एक्ट कहता है कि वो पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन करता है एट द एज ऑफ 21। यानी कि मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से तो वो 18 की एज को अटेन करते ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लेकिन गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के हिसाब से जब वो 21 साल का हो जाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब अगर मान लो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो कोई माइनर है, तब क्या होगा? इसका आंसर भी एक्ट ही देता है। एक्ट कहता है अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कोई माइनर है, उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पूरी तरीके से वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। इसको सपोर्ट किया कोर्ट ने राजा बलवंत सिंह वर्सेस राव महाराज सिंह के केस में भी। कोर्ट ने वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो किसी भी केस में कोई माइनर नहीं हो सकता है। इसका एक दूसरा केस भी है हमारे पास में, वो है मल्लिकार्जुन वर्सेस मरियप्पा का केस। इस केस में क्या होता है, एक पर्सन अपने माइनर सन के नाम पे एक प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है और कुछ टाइम के बाद में उसको बेच भी देता है, रीसेल कर देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो कहीं पे भी कोर्ट से परमिशन नहीं लेता है। जबकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 8 कहता है कि आप अगर माइनर के फेवर में कोई प्रॉपर्टी को लेते हो या उसकी किसी प्रॉपर्टी को सेल भी करते हो, दोनों ही कंडीशन में आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो पर्सन क्योंकि उसने कोर्ट से परमिशन नहीं ली थी तो वो जो पूरा एक्ट था वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट है एज ऑफ मेजोरिटी का। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो कंडीशन थी, पर्सन शुड बी साउंड माइंडेड। अब साउंड माइंडेड कौन होगा, इसको डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि हर वो पर्सन साउंड माइंडेड माना जाएगा जो कि कैपेबल है ये समझने के लिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो उसके रिगार्डिंग कोई रेशनल जजमेंट लेने के लिए कैपेबल है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किस बिहाफ पे हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं, और अपने इंटरेस्ट को समझते हुए कोई डिसीजन भी ले सकता है, तब उसको साउंड माइंडेड माना जाएगा और वो कॉम्पिटेंट होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अब अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनसाउंडेड माइंड पर्सन एंटर हो गया, तब क्या होगा? उस कंडीशन में एक्ट कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें कोई अनसाउंडेड माइंड पर्सन इन्वॉल्व होता है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या है कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपना नॉर्मल रहता है, लेकिन वो किसी मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से अक्सर उसे कुछ हम कह सकते हैं जैसे कोई पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो क्या कोई ऐसा पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? तो एक्ट कहता है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंडेड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे टेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड। कि वो पर्सन जिस टाइम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो उस टाइम पे साउंड माइंडेड है, यानी कि समझ सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस बिहाफ पे हो रहा है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और जजमेंट लेने के लिए कैपेबल है, तब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी, पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
तो कौन पर्सन डिस्क्वालिफाइड होता है? एक्ट कहता है ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट जो कि खुद को दिवालिया घोषित कर देता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियस है, अगर वो खुद को दिवालिया घोषित कर ही चुका है तो इसका मतलब ही क्या है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे करेगा? दूसरी कंडीशन, एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई दुश्मन देश का नागरिक है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई सिटीजन किसी एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे बनती है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है, उस कंडीशन में जो गार्जियन है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो बंदा नहीं है। प्रॉपर्टी का ओनर एक माइनर पर्सन है जिसकी देखभाल के लिए कोर्ट ने गार्जियन को अपॉइंट किया है। तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी जो एक्चुअल ओनर है, जो माइनर है, वो ही कैपेबल होगा। लेकिन कब? जब वो 21 साल का हो जाएगा, जब वो एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लेगा। अब यहाँ पे जो एक और टर्म यूज हुई है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला जो पर्सन है, या तो उसका एक्चुअल होना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि ऑथराइज हो। इससे क्या मतलब है? तो एक्ट कहता है इफ द ट्रांसफर हैज नो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ही मस्ट हैव अथॉरिटी टू ट्रांसफर इट। कि या तो एक्चुअल ओनर ही हो प्रॉपर्टी का, और अगर वो नहीं है तो वो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज हुआ होगा जिसको कि एक्चुअल ओनर ने अपनी तरफ से अथॉरिटी दी है। अब वो कोई मीडिएटर भी हो सकता है या कोई एडवोकेट भी हो सकता है जो वहां पे एज एजेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन दोनों ही सूरत में एजेंट की जो पावर है वो लिमिटेड होगी। एजेंट कोई भी डिसीजन एक्चुअल ओनर की परमिशन के बिना नहीं ले सकता है। इसका एक केस है हमारे पास में, चिट्टू सिंह वर्सेस चतन सिंह का। इसमें कहा गया अ पर्सन हु हैज नो राइट एट ऑल टू हैव पोजीशन कैन नॉट मेक एनी वैलिड ट्रांसफर। जिस पर्सन के पास में प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं गाइस अपने बेयर एक्ट पे। एक्ट कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। कि हर वो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी क्या होती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पर्सन साउंड माइंडेड होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन किया होना चाहिए और किसी लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। एंड एंटाइटल द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो उसके पास में होना चाहिए, वो उसका एक्चुअल ओनर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको कि ओनर ने अपनी तरफ से ऑथराइज किया हुआ है। इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच ए प्रॉपर्टी, वो कैपेबल होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए होली यानी पूरी तरीके से, और इन पार्ट या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी वो ट्रांसफर कर सकता है। ईदर एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर सकता है, यानी ट्रांसफर करते टाइम कोई शर्त वहां पे नहीं होगी, और कंडीशनली, या फिर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कुछ शर्तों के साथ में कर सकता है। इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। और वो पूरा का पूरा जो ट्रांसफर होगा वो उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए जो कि कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं, जो कि एक्ट बताता है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।